कांग्रेस में अध्यक्ष चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। राजस्थान के सीएम ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। 2 घंटों की बैठक के दौरान चुनाव को लेकर चर्चा के कयास लगाए गए। राजस्थान के सीएम कल केरल में राहुल गांधी से मिलेंगे। इस बीच एक व्यक्ति एक पद की मांग तेज हो गई है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि चुनाव लड़ने से पहले गहलोत को सीएम की कुर्सी छोड़नी चाहिए। वहीं मधुसूदन मिस्त्री ने साफ किया है कि कांग्रेस के संविधान में एक व्यक्ति एक पद की चर्चा नहीं है। उधर शशि थरूर ने भी कांग्रेस अध्यक्ष पद पर दावेदारी ठोकने की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने चुनाव समिति से मुलाकात की। पंजाब की भगवंत मान सरकार को झटका लगा है। सूबे के राज्यपाल ने कल प्रस्तावित विधानसभा के विशेष सत्र को रद्द कर दिया है। भगवंत मान सरकार ने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाकर बहुमत साबित करने के लिए 22 सितंबर को एक दिन का विशेष सत्र बुलाया था। कांग्रेस और बीजेपी ने विशेष सत्र के विरोध में राज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी और उसे रद्द करने की मांग की थी। राज्यपाल के फैसले को आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के इशारे पर पंजाब में लोकतंत्र की हत्या का नमूना बताया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कोर्ट ने उन्हें 5 दिन के लिए एसीबी की कस्टडी में भेज दिया है। एसीबी ने दलील दी थी कि विधायक के खिलाफ कई सबूत मिले हैं जिनके आधार पर पूछताछ जरूरी है। उधर एसीबी ने अमानतुल्लाह खान के करीबी कौसर आलम उर्फ लड्डन को तेलंगाना से गिरफ्तार किया है। एसीबी के मुताबिक कौसर विधायक का फंड मैनेजर है। उसी के घर पर एक डायरी भी मिली है जिसकी जांच की जा रही है। बीते हफ्ते एसीबी ने कौसर के घर पर छापेमारी की थी। पटना में आरजेडी राज्य परिषद की मीटिंग में लालू यादव ने 2024 में बीजेपी को उखाड़ फेंकने की हुंकार भरी। बैठक में लालू ने कहा कि मैं जल्द ही नीतीश कुमार के साथ दिल्ली जाकर सोनिया गांधी से मुलाकात करूंगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनसे भी मुलाकात करूंगा। लालू ने अमित शाह के किशनगंज दौरे पर भी तंज कसा और कहा कि शाह के मन में कुछ न कुछ काला है, सभी को चौकन्ना रहना है। मुंबई के शिवाजी पार्क में हर साल होने वाली शिवसेना की दशहरा रैली को लेकर लड़ाई बढ़ गई है। उद्धव गुट ने अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट में इस याचिका पर 22 सितंबर को सुनवाई होगी। दरअसल शिवाजी पार्क में उद्धव और शिंदे दोनों गुट दशहरा रैली करना चाहते हैं। उद्धव गुट के लोगों ने रैली के लिए अगस्त में ही बीएमसी से इजाजत मांगी थी, लेकिन बीएमसी की ओर से अब तक जवाब नहीं मिला है। शिवसेना 1966 से हर साल शिवाजी पार्क में रैली करती आ रही है। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे के बाद अब वक्फ बोर्ड की जमीन पर जंग शुरू हो गई है। यूपी सरकार ने आदेश दिया है कि वक्फ बोर्ड की जमीनों का सर्वे कराया जाएगा ताकि मालूम चल सके कि सार्वजनिक संपत्तियों का कहीं वक्फ के नाम पर कब्जा तो नहीं किया गया। सरकार के इस आदेश के बाद सियासत फुल स्पीड में है। असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर मुसलमानों को टारगेट करने का राग अलाप रहे हैं, तो शरद पवार समाज को बांटने वाला फैसला बता रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये मुसलमानों को डराने वाला फैसला है। बिहार के बेगूसराय में एक बार फिर बदमाशों ने पुलिस स्टेशन से कुछ दूरी पर फायरिंग की। चश्मदीदों के मुताबिक 2 बाइकों पर 4 बदमाश सवार थे, जिन्होंने मटिहानी थाने से करीब 500 मीटर की दूरी पर दनादन 6 राउंड फायरिंग की और थाने के सामने से फरार हो गए। पुलिस का दावा है कि बदमाशों की पहचान कर ली गई है। गौरतलब है कि बेगूसराय में 13 सितंबर को हुए शूटआउट के बाद पुलिस कथित तौर पर अलर्ट मोड पर है। डीजीसीए ने स्पाइस जेट पर 50% उड़ानों वाली पाबंदी को 29 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है। डीजीसीए का कहना है कि इस प्रतिबंध के बाद स्पाइस जेट के हादसों में कमी आई है। स्पाइस जेट के कई विमानों में उड़ान के दौरान हादसे होने के बाद 27 जुलाई को डीजीसीए ने स्पाइस जेट को आदेश दिया था कि अगले 8 हफ्ते तक अपने फ्लीट की सिर्फ 50% फ्लाइट्स को ऑपरेट करे। तब से एयरलाइन आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही है। उत्तराखंड के पहाड़ अब भी बारिश की गिरफ्त में हैं। भारी बरसात की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन की खबर है। रुद्रप्रयाग में फाटा के पास पहाड़ी टूटकर केदारनाथ हाईवे पर आ गिरी, जिसकी वजह से आवाजाही ठप हो गई और 4 धाम के श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ गई। वहीं पिथौरागढ़ में भारी बारिश के बाद कैलाश यात्रा मार्ग बंद है और सैकड़ों यात्री फंसे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 सितंबर तक सूबे में बारिश का दौर जारी रहेगा। दोस्तों, कोरोना के बचाव का संदेश हर एक के मोबाइल पे अमिताभ बच्चन की आवाज में आता था। मैंने सोचा शशि कपूर होते, अगर वो इसको बोलते तो कैसे बोलते। आपको तो पता ही है कि आज हमारा देश
की चुनौती झेल रहा है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। 2 गज की दूरी है बड़ी जरूरी। इसलिए थोड़ा सा मास्क पहनिए, हाथ धोते रहिए, थोड़ा सा घर में रहिए, और तो कुछ आपसे नहीं मांग रहे हैं। जब तक नहीं दवाई, नहीं होनी चाहिए कोई ढिलाई। दोस्तों, अगर इसी को विनोद खन्ना से कहलवाते तो आहा, तो तुमको तो ये पता है इस समय पूरा देश कोरोना की चुनौती झेल रहा है। आहा, डोंट मूव, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इसलिए हाथ धोना, मास्क पहनना बहुत जरूरी। और आपस में 2 गज की दूरी। जब तक दवाई नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं। आहा, अगर दोस्तों इसी को बोले मुलायम सिंह तो कैसे बोलेंगे? अब आप लोग परेशान हैं। अब आपको पता है पूरा देश कोरोना की चुनौती झेल रहा है। कोरोना खत्म नहीं हुआ। अब जब तक कोरोना नहीं जा रहा है, बाबा हाथ धो, मास्क पहनो, 2 गज दूरी बहुत जरूरी है। जब तक दवाई नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं। हमें बात अखिलेश से कही, पूरे उत्तर प्रदेश लोग कही, अपना सब लोग ध्यान रखो, अगर हाथ धोते हो। आज हम सबसे पहले आपको मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की दुखद मृत्यु के बारे में बताएंगे। आमतौर पर जब किसी बड़े नेता की मृत्यु होती है तो हम उस खबर को इस बात से आंकते हैं कि वो नेता कितने बड़े संवैधानिक पद पर था और उसके कितने समर्थक थे। जब किसी उद्योगपति की मृत्यु होती है तो हम ये देखकर आंकते हैं कि उसके पास कितना पैसा था, यानी उसकी कुल नेटवर्थ कितनी थी। और जब किसी मशहूर एक्टर या सिंगर की मृत्यु होती है तो हम ये देखते हैं कि उसने कितनी बड़ी बड़ी हिट फिल्में की थीं या फिर कितने बड़े बड़े हिट गाने गाए थे। लेकिन सोचिए, राजू श्रीवास्तव की संपत्ति को आप पैसे और पद में कैसे तोलेंगे? राजू श्रीवास्तव की असली पूंजी ये थी कि उन्होंने अपने जीवन में करोड़ों लोगों को हंसाया। और आज आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कभी ना कभी उनकी कॉमेडी से अपने जीवन में जरूर हंसे होंगे, मुस्कुराए होंगे। इसलिए हमें लगता है कि आज आप भी राजू के ऋणी हैं और आपको उनका यह ऋण आज जरूर चुकाना चाहिए। और इसके लिए आप राजू श्रीवास्तव की इस शोक सभा में हमारे साथ इस विश्लेषण के जरिए शामिल हो सकते हैं और आज उन्हें अंतिम विदाई खुशी खुशी दे सकते हैं। राजू श्रीवास्तव को 10 अगस्त को जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए हार्ट अटैक आया था और उन्होंने 42 दिनों तक अस्पताल में मौत के साथ संघर्ष किया। डॉक्टरों का कहना है कि हार्ट अटैक आने के बाद से ही राजू श्रीवास्तव कोमा में थे, क्योंकि उनके दिल के एक हिस्से में 100% ब्लॉकेज था और इससे उनके दिमाग को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही थी और वो लगातार बेहोशी की हालत में थे। हालांकि बीच में ऐसी खबरें आई थीं कि उन्हें होश आने लगा है और धीरे धीरे उनकी तबीयत जो है सुधर रही है, लेकिन आज अचानक से जिंदगी ने उनका साथ छोड़ दिया। राजू श्रीवास्तव बाकी लोगों से बहुत अलग थे और उनके जो किरदार होते थे, जो स्टैंड अप कॉमेडी वो करते थे, स्टैंड अप कॉमेडी के तो वो जनक माने जाते हैं। गजोदर भैया का जो किरदार वो निभाते थे, उसके भी कुछ वीडियोस उन्हें दिखाकर होश में लाने की कोशिश की गई। यानी जिसने दुआ दे सकता था उसने दुआएं दी, जिसने कोई और तरीका अपना सकता था वो और तरीके अपनाए। उनको वीडियोस दिखाए गए, अलग अलग तरह के ध्वनियां सुनाई गईं और उनका हर तरीके से इलाज किया गया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली और आज 58 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। राजू श्रीवास्तव ने हमारे देश के बहुत सारे लोगों के जख्मों पर अपनी कॉमेडी का मरहम लगाया है, लेकिन इस सब के बीच वो बीमारियों से भी लड़ते रहे और इन बीमारियों को उन्होंने अपनी कॉमेडी के बीच और आपके बीच कभी नहीं आने दिया। यानी हर कॉमेडी के पीछे एक ट्रेजेडी होती है जो आपको दिखाई नहीं देती और आपने भी कभी सोचा नहीं होगा कि इस हंसते खेलते शख्स के पीछे
कितना कुछ चल रहा था। पिछले 10 वर्षों में राजू श्रीवास्तव को 3 बार हार्ट सर्जरी करानी पड़ी और कई बार उन्होंने दूसरी बीमारियों से भी संघर्ष किया, लेकिन इसका उनकी कॉमेडी पर कभी कोई असर नहीं हुआ। कभी भी आपने उन्हें दुखी नहीं देखा होगा और वो लोगों को लगातार हंसाते रहे। 10 अगस्त को जब उन्हें यह हार्ट अटैक आया, उससे एक दिन पहले भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी कॉमेडी का एक वीडियो डाला था और वो भी हर बार की तरह एक शानदार वीडियो था। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आज हम आपको राजू श्रीवास्तव का आखिरी वीडियो दिखाना चाहते हैं। हालांकि उस वक्त ना तो राजू जानते थे कि ये उनका आखिरी वीडियो होगा, और जब हम उस वीडियो को देखकर हंस रहे थे, मजा ले रहे थे उस वीडियो का, तब हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि ये उनका आखिरी वीडियो होगा। इसलिए अब आप देखिए राजू श्रीवास्तव का आखिरी वीडियो। दोस्तों, कोरोना के बचाव का संदेश हर एक के मोबाइल पे अमिताभ बच्चन की आवाज में आता था। मैंने सोचा शशि कपूर होते, अगर वो इसको बोलते तो कैसे बोलते। आपको तो पता ही है कि आज हमारा देश कोरोना की चुनौती झेल रहा है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। 2 गज की दूरी है बड़ी जरूरी, इसलिए थोड़ा सा मास्क पहनिए, हाथ धोते रहिए, थोड़ा सा घर में रहिए, और तो कुछ आपसे नहीं मांग रहे हैं। जब तक नहीं दवाई, नहीं होनी चाहिए कोई ढिलाई। दोस्तों, अगर इसी को विनोद खन्ना से कहलवाते तो आहा, तो तुमको तो ये पता है इस समय पूरा देश कोरोना की चुनौती झेल रहा है। डोंट मूव, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इसलिए हाथ धोना, मास्क पहनना बहुत जरूरी। और आपस में 2 गज की दूरी। जब तक दवाई नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं। अगर दोस्तों इसी को बोले मुलायम सिंह तो कैसे बोलेंगे। अब आप लोग परेशान हैं, अब आपको पता है पूरा देश कोरोना की चुनौती झेल रहा है, कोरोना खत्म नहीं हुआ। अब जब तक कोरोना नहीं जा रहा है, बाबा हाथ धो, मास्क पहनो, 2 गज दूरी बहुत जरूरी है। जब तक दवाई नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं। हमें बात अखिलेश से कही, पूरे उत्तर प्रदेश लोग कही, अपना सब लोग ध्यान रखो, अगर हाथ धोते हो। तो राजू श्रीवास्तव हाथ जोड़कर आज ऐसी मुद्रा में आपको दिखाई दे रहे हैं जैसे कह रहे हो कि बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं चलता हूं। ये जो आखिरी वीडियो अभी हमने आपको राजू श्रीवास्तव का दिखाया, इसमें आपने नोट किया होगा कि राजू श्रीवास्तव ने काफी हद तक अपना वजन बहुत कम कर लिया था। और ये जो वीडियो अभी आप देख रहे थे, आखिरी वीडियो जिसमें वो विनोद खन्ना की मिमिक्री कर रहे थे, शशि कपूर की मिमिक्री कर रहे थे, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, तो इसमें आप ये पाएंगे कि अचानक से उन्होंने अपना वजन बहुत कम किया। राजू श्रीवास्तव इतने दुबले पतले थे नहीं, लेकिन ये जो वीडियो है जो अगस्त महीने का है, इसमें आपको बहुत दुबले पतले भी आपको दिख रहे होंगे। और एक बड़ा कारण ये हो सकता है इसमें कि राजू श्रीवास्तव ने अपने जो व्यायाम करने की जो टेंडेंसी है, या जो जिस तरीके से वो जिम में वर्कआउट कर रहे थे, शायद उसको उन्होंने बहुत बढ़ा दिया था। और हो सकता है कि खुद थोड़ी बहुत डाइटिंग भी कर रहे होंगे, क्योंकि ये तो उनका परिवार बेहतर बता सकता है। लेकिन उन्हें देखने के बाद मैं आपको इतना बता सकता हूं कि इसमें राजू श्रीवास्तव काफी दुबले पतले लग रहे हैं, बल्कि मैं ये कहूंगा इसमें वो कमजोर लग रहे हैं, पूरी तरह स्वस्थ नहीं लग रहे। और अगले ही दिन उन्हें हार्ट अटैक आया। राजू श्रीवास्तव को हंसते हुए और हंसाते हुए सबने देखा, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका जीवन असल में बहुत कठिन चुनौतियों, संघर्षों से भरा हुआ था और उनके जीवन में भी बहुत दर्द था। राजू श्रीवास्तव का जन्म कानपुर के एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। और आप तो जानते हैं कि हमारे देश में गरीब परिवार में जन्म लेने का मतलब क्या होता है। उसका पहला मतलब तो ये होता है कि पूरे जीवन अपमान होता रहेगा।
उनके पिता रमेश चंद्र श्रीवास्तव उन्नाव की एक निचली अदालत में एक छोटे से मुलाजिम थे और उन्हें कविताएं लिखना बहुत पसंद था। हालांकि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए राजू श्रीवास्तव पर बचपन से ही बहुत दबाव था। उनके पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर एक अच्छी सरकारी नौकरी कर लें, लेकिन राजू श्रीवास्तव अमिताभ बच्चन की फिल्में देखते हुए बड़े हो रहे थे और वो मुंबई जाकर एक दिन अमिताभ बच्चन की ही तरह एक बड़ा कलाकार बनना चाहते थे। वर्ष 1975 में जब अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार आई, तब राजू श्रीवास्तव सिर्फ 11 साल के थे और अपने स्कूल में और अपने दोस्तों के बीच अक्सर वो अमिताभ बच्चन की मिमिक्री किया करते थे। ये उस समय की बात है जब राजू श्रीवास्तव का नाम राजू नहीं बल्कि सत्य प्रकाश श्रीवास्तव था। तो उनका असली नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव था, राजू श्रीवास्तव उन्होंने बाद में रखा। और वो अक्सर लोगों से कहते थे कि एक दिन वो मुंबई के लिए उड़ जाएंगे और बहुत नाम कमाएंगे, और लोग उनसे कहा करते थे कि उन्हें इतने बड़े बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। राजू श्रीवास्तव ने स्कूल में पढ़ते हुए कई छोटे मोटे काम भी किए, जैसे वो नाटकों में अभिनय करते थे और इलाके में जब कोई क्रिकेट टूर्नामेंट होता था तो उसमें कई बार वो कमेंट्री भी किया करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि उनकी इसी प्रतिभा को देखते हुए एक दिन उनके एक दोस्त ने कहा कि वो लोगों को हंसाने का काम क्यों नहीं करते, यानी कॉमेडी क्यों नहीं करते। और यहीं से राजू श्रीवास्तव के एक कॉमेडियन बनने की शुरुआत हुई। हालांकि उनके लिए कानपुर से निकलकर मुंबई जाना आसान बिल्कुल नहीं था। राजू ने अपने जीवन के संघर्षों पर बात करते हुए एक बार कहा कि वो लोगों को इसलिए हंसा पाए क्योंकि हंसने और खुश रहने की उन्हें कीमत पता थी, यानी हंसने की क्या कीमत होती है, खुश रहने की क्या कीमत होती है, ये वो जानते थे क्योंकि उनके जीवन में इतना दर्द भरा हुआ था। जब राजू श्रीवास्तव का परिवार उनके मुंबई जाने के बहुत खिलाफ हो गया, तब वो घर की दीवार फांदकर कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गए और बाद में वहां से भागकर मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद वो कव्वाली गाने वाले एक ग्रुप में शामिल हो गए, जिसमें उन्हें सबसे पहले एक मंजीरा बजाने का काम मिला। हालांकि जब मुंबई में रहते हुए उनके लिए अपना खर्च निकालना मुश्किल हो गया, तो उन्होंने ऑटो रिक्शा चलाने का काम भी किया और ऑटो रिक्शा चलाते हुए उनके ऑटो में सफर करने वाले लोगों को वो अलग अलग अभिनेताओं की आवाज निकालकर अक्सर हंसाया करते थे, जिससे कई बार जो पैसेंजर होते थे वो खुश हो जाते थे और उन्हें कुछ अतिरिक्त पैसा भी दे दिया करते थे टिप के रूप में। इन तमाम संघर्षों के बीच एक समय ऐसा भी आया जब उनकी बहन की शादी होनी थी और लड़के वालों को दहेज देने के लिए राजू के पिता के पास पैसा नहीं था। ऐसा बताया जाता है कि उसके बाद उनके पिता ने कानपुर में स्थित अपने घर को बेच दिया था और बाद में जब राजू श्रीवास्तव लोकप्रिय हो गए और जब उनकी इतनी हैसियत हो गई, तब उन्होंने ये घर जो है ये वापस खरीद लिया और आज आप उसी घर की तस्वीरें इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये है राजू श्रीवास्तव का कानपुर का घर। सीधा साधा सा घर है, आमतौर पर जैसे छोटे शहरों में घर हुआ करते हैं वही घर है। राजू श्रीवास्तव ने अपने दर्द को अपनी कॉमेडी का हिस्सा बना लिया और गरीबी के बावजूद उन्होंने संघर्ष करना कभी छोड़ा नहीं। उनके कॉमेडी के करियर की शुरुआत जिस शो से हुई उसका नाम था टी टाइम मनोरंजन। इसके अलावा देख भाई देख और शक्तिमान जैसे लोकप्रिय टीवी सीरियल्स में भी उन्होंने काम किया और कई बार उन्हें एक स्टैंड अप कॉमेडी शो करने के लिए सिर्फ 50 रुपए मिलते थे। उनके कुछ पुरानी तस्वीरें आज हमने आपके लिए निकाली हैं जब वो पहले टीवी सीरियल्स में काम किया करते थे। और यहां पर भी अगर आप उनकी पूरी अपीयरेंस को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो अमिताभ बच्चन से बहुत प्रभावित थे। अमिताभ बच्चन की फिल्में देखते थे, उनकी फिल्में देखते देखते बड़े हुए और फिर उनके जैसा ही बनना चाहते थे। और यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो यहां आपको उनका जो बालों का स्टाइल है, उनका जो कुल मिलाकर जो अंदाज है, वो अमिताभ बच्चन से बहुत मिलता जुलता है। और ये वो संघर्ष का जमाना था जब कई बार वो बर्थडे पार्टीज में भी जाया करते थे और बर्थडे पार्टीज में परफॉर्म करते थे। उन्होंने अपने जीवन में कुल मिलाकर 16 फिल्मों में काम किया और वर्ष 2005 में एक मशहूर कॉमेडी शो आया था टीवी पर जिसका नाम था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। यहां से उनकी किस्मत बिल्कुल बदल गई, यानी आप समझ लीजिए उनके करियर ने यहां से टेक ऑफ किया और राजू श्रीवास्तव ने अपनी कॉमेडी से गजोधर और संकटा के ऐसे किरदार बुने जो भारत के आम लोगों के मन में उतर गए। असल में राजू श्रीवास्तव जो कॉमेडी किया करते थे उसमें वास्तविकता होती थी, यानी रियलिटी होती थी, कोरे चुटकुले नहीं होते थे।
वो आम लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए किरदारों का अनुभव खुद करके उन्हें अपनी कॉमेडी का हिस्सा बनाया करते थे। और उनकी कॉमेडी में भारत के गरीब परिवारों का, मिडिल क्लास परिवारों का, लोअर मिडिल क्लास परिवारों का जो दर्द होता है, जो उनकी समस्याएं होती हैं, वहां से वो हास्य व्यंग निकालकर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। और इसीलिए भारत के जो करोड़ों गरीब लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो उनके साथ अपने आप को जोड़कर देखते थे, क्योंकि ऐसा लगता था जैसे वो हमारे घर की ही बात कर रहे हैं, जैसे हमारे ही किसी रिश्तेदार की बात कर रहे हैं, ऐसा लगता था। इसके अलावा राजू श्रीवास्तव उन बहुत चुनिंदा कॉमेडियंस में से एक थे जिन्होंने वर्ष 2011 में ही यूट्यूब पर अपना चैनल बना लिया था। यानी वो सोशल मीडिया की जो ताकत थी उसे वो बहुत पहले ही समझ गए थे, और 2011 में उन्होंने अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाया और उन्होंने ये तय किया कि अब वो अपना जो फ्रेश कंटेंट वो बनाएंगे वो अपने चैनल पर डालेंगे। और आज जब स्टैंड अप कॉमेडी गाली गलौच और गंदे जोक्स तक सिमट कर रह गई है, आज के जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, आपने देखा होगा उनमें से ज्यादातर या तो ऐसी सस्ती भाषा का प्रयोग करते हैं जो कि आप शायद अपने परिवार के साथ देख भी नहीं सकते, और या फिर सांप्रदायिक भाषा का प्रयोग करते हैं जो, और उसके नाम पर आपको हंसाने की जबरदस्ती कोशिश करते हैं। लेकिन राजू ने ऐसा कभी नहीं किया। तब उस दौर में भी राजू श्रीवास्तव ऐसी कॉमेडी करते थे जिसे परिवार के सभी लोग एक साथ बैठकर देख पाते थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे और अपने दर्द को कुछ देर के लिए भूल जाते थे। आप देख सकते हैं पीछे मेरे, यही वो घर है जहां से अपने जिंदगी की सफर की शुरुआत राजू श्रीवास्तव जी ने करी थी। कानपुर में किसी को कभी कोई जरूरत हुई या उन्होंने देखा कि हम किसी की मदद करने गए, राजू भाई ने तुरंत संपर्क किया और पूछा। अगर हमने बताया कि हाँ मदद करने की जरूरत है, उन्होंने अकाउंट नंबर लिया, सीधे बैंक अकाउंट में डाल दिए। देखिए, ये हास्य के जीन्स थे उनके अंदर। मुंबई नगरी सबको एक्सेप्ट नहीं करती। उसने राजू भाई को किया, लेकिन उसके पहले उनको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। इतने बड़े कलाकार होने के बाद भी हम लोग राजू जी नहीं कहते, हमेशा राजू भैया कहते हैं। तो ये उनका बड़ापन रहा, उनका प्यार रहा। उनके अंदर कभी भी जीवन में मैं एक बड़ा आर्टिस्ट उस टाइप का नहीं देखा कि मैं ये हो गया हूँ। वो हमेशा डाउन टू अर्थ रहे जीवन में। एक हंसाने वाला व्यक्ति, हम सबको जिंदा दिल रखने वाला व्यक्ति रुला करके चला गया। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले। सब कुछ खत्म हो गया हम कलाकारों का। हम लोगों के लिए वो देवता जैसे इंसान थे, बड़ी फिक्र रखते थे कानपुर के कलाकारों की। देश के लिए, जो फिल्म के बेहतरी के लिए, बिहार और उत्तर प्रदेश की फिल्मों के लिए वो बड़ी चिंतन कर रहे थे, बड़ा बेहतर करने के लिए सोच रहे थे। मैं घर में बुला के खुद आए थे, रजाई नहीं थी, 5000 रुपया लाए थे, बहुत अच्छे थे। दुख है, बहुत ही ज्यादा दुख है, जबान से दुख बयान नहीं किया जा सकता। बड़े हुए, इतनी बड़ी कामयाबी उन्होंने हासिल करी, मगर उन्हें घमंड जरा भी नहीं। इस घर की एक कहानी बताई गई कि मजबूरी में उनको मकान बेचना पड़ा था बहन की शादी में उनके पिताजी को। उसके बाद 10 गुना कीमत देके वही मकान खरीदा। देखते हैं कि कितना जुड़ाव इनका मूल्य अपनी जो भावनाओं है उनके साथ था। राजू तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया राजू तेरा अफसाना। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे महंगी और सबसे कीमती चीज क्या है? दुनिया की सबसे कीमती चीज है हंसी और आपके चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट, जिसे आप कभी भी कितना भी पैसा देकर खरीद नहीं सकते। हमारे जीवन में हमें दर्द तो मुफ्त में और बिना मांगे मिल जाता है, लेकिन जो खुशियां हैं, जो हंसी है, जो मुस्कुराहट है, वो आसानी से नहीं मिलती। और हमें हंसाने वाले लोग बहुत दुर्लभ होते हैं, और राजू ऐसे ही दुर्लभ लोगों में से थे। कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारे अपने होते हैं वो हमें दुख और दर्द देकर चले जाते हैं,
और राजू श्रीवास्तव जैसे लोग जो पराए हैं, जिनसे आप आज तक मिले भी नहीं, वो अचानक से हमारे जीवन में आते हैं और हमारे चेहरे पर हंसी लौट आती है, मुस्कुराहट लौट आती है। और ये सबसे बड़ा काम है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और ये सबसे बड़े पुण्य का काम है जो राजू श्रीवास्तव इतने वर्षों तक हमारे करोड़ों लोगों तक करते रहे। और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि अगर राजू ने आपको एक बार भी हंसाया है आपके जीवन में, तो आप राजू के कर्जदार हैं, आप राजू के ऋणी हैं और आज आपको यह ऋण राजू को चुकाना पड़ेगा। आज हम कलयुग में जी रहे हैं और आप खुद सोचिए कि कलयुग की समस्याएं क्या हैं। आज लोगों के जीवन में शांति नहीं है, खुशी नहीं है और हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन से सुकून गायब है, वो चैन से सो नहीं पाते। और हमारी सबसे बड़ी जो चुनौतियां हैं वो यही तो हैं। हंसने के लिए भी बाहर से लोगों को बुलाना पड़ता है, हंसने के लिए भी अब पैसा देना पड़ता है। इस पूरी बात का सार ये है कि शांति, चैन और नींद और हंसी, खुशी जीवन में तब आती है जब व्यक्ति खुश रहता है और हंसता रहता है। और राजू श्रीवास्तव ने इस तनाव भरी, भागदौड़ भरी जिंदगी में करोड़ों लोगों को हर रोज हंसाकर ये इतने बड़े पुण्य का काम किया है। इसलिए मैं आज ये कहूंगा कि राजू श्रीवास्तव बहुत बड़े आदमी थे। शुरुआत में जैसा हमने कहा, आप बड़े आदमी की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? आप सोचते हैं या तो बड़ा आदमी वो है जिसके पास बहुत पैसा है, नेटवर्थ हजारों लाखों करोड़ में होगी, वो बड़ा आदमी है। या बड़ा आदमी वो है जिसने बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर जो रहा हो, यानी बड़ा नेता हो, बड़ा एक्टर जिसने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की हों, या बड़ा कलाकार जिसने सुपरहिट गाने दिए हों। लेकिन राजू खुद में अपने आप में बहुत बड़े आदमी थे। अंग्रेजी की एक कहावत आपने कई बार सुनी होगी, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, यानी हंसी से अच्छी दवा कोई और हो नहीं सकती। और राजू मुफ्त में ये दवा आपको लगातार इतने वर्षों तक, 30-32 साल तक देते रहे। आपको जानकर हैरानी होगी, 15 मिनट की हंसी 2 घंटे की नींद के बराबर होती है। यानी जितनी जरूरी नींद है उतना ही जरूरी आपके लिए हंसना भी है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज लोग ये तो जानते हैं कि उन्हें सोना कब है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उन्हें हंसना कब है। 40 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हर रोज आधे घंटे हंसते हैं, उनका दिल 20 साल के एक युवा जितना स्वस्थ रहता है। इसके अलावा हंसी आपको तनाव से दूर रखती है और तनाव मुक्त जीवन आपको हमेशा खुश भी रखता है और स्वस्थ भी रखता है। यानी ट्रेजेडी से भरी लाइफ में आपके लिए कॉमेडी से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। और राजू श्रीवास्तव ने हंसी की इसी ताकत को समझा और फिर आपके साथ शेयर किया। हालांकि एक सच ये भी है कि उनके जीवन में सारी हंसी दूसरों के लिए थी और अपने लिए उनके पास सिर्फ दर्द था। और यह सिर्फ राजू श्रीवास्तव की बात नहीं है। राजू श्रीवास्तव का आज तक से बड़ा गहरा रिश्ता था और लगभग जब भी आज तक एजेंडा आज तक कार्यक्रम का आयोजन करता था तो हर बार राजू श्रीवास्तव उसका हिस्सा हुआ करते थे, हर बार आते थे और वहां पर परफॉर्म करते थे। इसलिए ये रिश्ता बड़ा लंबा चला। और उस जमाने में ऐसे ही एक कार्यक्रम में एजेंडा आज तक के दौरान उन्होंने लालू यादव के सामने मंच से उनकी मिमिक्री की थी। यानी लालू यादव सामने बैठे हुए थे और उन्हीं के सामने राजू श्रीवास्तव उनकी मिमिक्री कर रहे थे और लालू यादव उस समय हंस भी रहे थे और देख रहे थे कि मेरी कैसे मिमिक्री हो रही है। और आज जब लालू यादव को उनकी मृत्यु के बारे में पता चला तो वो भी स्तब्ध रह गए। एक बार ओबामा जी ने लालू जी से पूछा, ओबामा ने लालू से पूछा, मिस्टर लालू, कैन यू स्विम? तुम्हें स्विमिंग आता है? नहीं, हमें तो नहीं आता है। इट्स वेरी शेम, स्विमिंग तो कुत्ता भी कर लेता है। आपको आता है? यस ऑफ कोर्स। तो आप में कुत्ते में क्या फर्क है? सारे नेताओं में जो मेरी जानकारी है सबसे ज्यादा मेहनती लालू जी हैं हर तरह से। और 120 करोड़ हैं हम लोग तो ये भी तारीफ की बात है।
हर एक को ये नसीब नहीं है। सो एक बार इनसे कहा गया कि देश के सब नेताओं में सबसे ज्यादा बच्चे आपके हैं, तो लालू जी बोले इसका जिम्मेदार कांग्रेस है, इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। फैमिली प्लानिंग की प्लानिंग कांग्रेस लेके आई थी और उस जमाने में हम विपक्ष में थे, तो उनकी हर योजना का विरोध करना हमारा धर्म था। पूरा हम लोग को नहीं रहने से धक्का लगा है। राजू श्रीवास्तव नेशनल लेवल पर के कलाकार थे, बैंकर थे, और बीच में हम लोग बहुत उम्मीद करते थे कि अभी फिर बीमार नहीं पड़ेंगे, लेकिन आज एकाएक उनका मृत्यु का खबर सुन करके हतप्रद हो गए हैं हम लोग सभी लोग। बोलते थे कि आपसे हम लोग को रोजी रोटी चलता है, आप हम लोग के ये हैं, आइकन हैं। बहुत अच्छा आदमी, पॉपुलर आदमी थे सब सेक्शन में, सब सोसाइटी में, हंसाने वाला आदमी थे वो, और रिलैक्स करते थे लोग। हम जानते थे कि मैं करता था तो हमको भी आनंद आता था। कॉमेडियंस को लोग अक्सर गंभीरता से नहीं लेते, उन्हें या तो जोकर मानते हैं या फिर कई बार उन्हें मस्खरा कहा जाता है। लेकिन आज आपको यह समझना होगा कि किसी इंसान को हंसाने की जो कला है, ये दुनिया की सबसे मुश्किल कला होती है। आप रुला तो सकते हैं लेकिन किसी को हंसा नहीं सकते, और इस कला की वजह से उस व्यक्ति को करोड़ों लोगों की दुआएं मिलती हैं। यानी इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि राजू श्रीवास्तव एक बहुत बड़े आदमी थे, क्योंकि उनके साथ आप सबकी करोड़ों दुआएं थी, क्योंकि उन्होंने आपको इतने वर्षों तक हंसाया है। राजू श्रीवास्तव के बारे में एक और खास बात, उनका इलाज दिल्ली के एम्स अस्पताल में चल रहा था, जहां उनकी मृत्यु के बाद आज उनका पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन बिल्कुल अलग तरीके से। और बड़ी बात यह है कि इस पोस्टमार्टम में उनके पार्थिव शरीर पर कहीं भी कोई कट नहीं लगाया गया। यानी पोस्टमार्टम के दौरान शरीर से सैंपल लेने के लिए जो कट लगाए जाते हैं, वैसा उनके पार्थिव शरीर के साथ नहीं हुआ। और यह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ किया गया एक पोस्टमार्टम था, जिसमें शरीर के साथ ना तो उसे कहीं से काटा गया और ना ही उसके साथ कोई छेड़छाड़ की गई। और एम्स इस तकनीक से पोस्टमार्टम करने वाला साउथ ईस्ट एशिया का पहला अस्पताल है। बेहोशी के हालत में लाए गए थे। उनका कार्डियक केयर, इंटेंसिव कार्डियक केयर दिया गया उनको, और मल्टी स्पेशलिटी ट्रीटमेंट शुरू हो गई। हिस्ट्री प्रॉपर क्लियर नहीं था। एलिजेडली वो ट्रेडमिल पे रन कर रहे थे, उसी समय वो गिर और कार्डियक प्रॉब्लम हुआ उनको। तो ऐसे केसेस में जब कैजुअलिटी में पेशेंट आते हैं तो एमएलसी बन जाता है और मेडिको लीगल केस बन जाता है, और दिल्ली पुलिस ऐसे केसेस को अपने पास ले लेती है, और उसका डेथ होने के बाद पूरी तरह छानबीन करती है, और उस छानबीन वाले प्रोसेस में मेडिको लीगल ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम जरूरी होता है। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि राजू श्रीवास्तव से असल में गलती कहां हुई। राजू श्रीवास्तव 58 साल के थे, अभी तो उन्हें बहुत जीना था, अभी तो उन्हें हम सब लोगों को बहुत हंसाना था, अभी तो हमारे दर्द पर, हमारे जख्मों पर बहुत सारी मरहम लगानी थी, अभी तो हमें बहुत वर्षों तक मिलकर हंसना था। राजू श्रीवास्तव को पिछले लगभग 12 वर्षों से दिल की बीमारी थी, और यही हम आपसे कह रहे थे, हर कॉमेडी के पीछे एक ट्रेजेडी होती है, और इस देश के ज्यादातर लोगों को कभी इसके बारे में पता ही नहीं चला। और उनकी पहली हार्ट सर्जरी आज से 10 साल पहले हुई थी, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो फिट दिखने के लिए अक्सर घंटों तक जिम में बिताते थे। और 10 अगस्त को जब उन्हें सवेयर हार्ट अटैक आया, तब भी वो जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ रहे थे। बहुत सारे डॉक्टर्स का ऐसा मानना है कि अगर राजू श्रीवास्तव हाई इंटेंसिटी वर्कआउट न करते
यानी जिम में अपनी क्षमता से ज्यादा व्यायाम ना करते, एक्सरसाइज ना करते, तो शायद उनके दिल पर इतना दबाव ना पड़ता। डॉक्टर्स मानते हैं कि अलग अलग उम्र के लोगों को अपने दिल का ख्याल अलग अलग तरीकों से रखना चाहिए। जैसे बचपन से लेकर 20 वर्ष तक की उम्र में हृदय सबसे ज्यादा मजबूत होता है। इस उम्र में आप जितना खेलेंगे कूदेंगे, आपका हृदय का स्वास्थ्य उतना ही अच्छा होगा। 20 से 30 वर्ष की उम्र के लोगों को साइकिलिंग, स्विमिंग और रनिंग करनी चाहिए। आप ये सारे व्यायाम 30 वर्ष की उम्र के बाद भी कर सकते हैं। हालांकि अगर आपने ये व्यायाम 35 या 40 वर्ष की उम्र के बाद शुरू किए हैं, तो आप रनिंग और साइकिलिंग ना करें, बल्कि सुबह शाम तेजी से वॉक करें और जिम में भी हल्के फुल्के व्यायाम ही करें, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट ना करें। इसके अलावा आज हमारी आपको यह सलाह भी जरूर रहेगी कि आपको कम से कम साल में एक बार अपना फुल बॉडी हेल्थ चेकअप जरूर कराना चाहिए। अपने दिल को जरूर उसका चेकअप कराते रहना चाहिए, ये देखते रहना चाहिए कि आपका हृदय ठीक चल रहा है या नहीं। इसलिए आज आखिर में हम कॉमेडी के इस बादशाह को बहुत बहुत सलाम करते हैं, कॉमेडी के इस बादशाह को बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे देश में, हमारे जीवन में स्टैंड अप कॉमेडी लाने वाले राजू श्रीवास्तव को एक बड़ा सा थैंक यू कहते हैं और उन्हें हंसते हंसते, क्योंकि रोएंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने जीवन भर आपको हंसाया है, चाहे वो खुद अंदर से कितने भी रो रहे हों। लेकिन आज हम उन्हें हंसते हंसते अपनी अंतिम विदाई देते हैं, दिल से सच्ची श्रद्धांजलि के साथ। तो ये राजू श्रीवास्तव का आखिरी नमस्कार जो शायद वो आप सबको कर रहे हैं। अब हम आपको ब्रिटेन में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते सांप्रदायिक तनाव के बारे में बताएंगे। इंग्लैंड के लिसेस्टर शहर के बाद अब इंग्लैंड के ही एक और शहर बर्मिंघम में एक हिंदू मंदिर को निशाना बनाने की एक नई कोशिश हुई है। यह पूरी घटना 20 सितंबर की है, जब बर्मिंघम शहर के एक मंदिर में हिंदुओं का एक कार्यक्रम होने वाला था और इस कार्यक्रम में साध्वी रितंबरा शामिल होने वाली थी। लेकिन इसके बाद वहां के मुस्लिम कट्टरपंथियों ने इसके विरोध में उस मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया और वहां इस्लामिक नारे लगाने लगे। इस मंदिर को वहां दुर्गा मंदिर के नाम से जाना जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि कल 200 से ज्यादा लोगों की उग्र भीड़ चाकू और दूसरे हथियार लेकर इस मंदिर के पास इकट्ठा हो गए और कहने लगे कि वो इस मंदिर में हिंदुओं का कोई भी कार्यक्रम होने नहीं देंगे। और हैरानी इस बात की है कि यह सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हो रहा था। इसके अलावा इन लोगों ने इस हिंदू मंदिर के बाहर धार्मिक नारे भी लगाए और मंदिर के अंदर मौजूद लोगों को पुलिस की मौजूदगी में ही बंधक बना लिया। और इन लोगों के लिए इस उग्र भीड़ ने आपत्तिजनक और नफरत से भरे शब्द इस्तेमाल किए। हिंदुओं के इस कार्यक्रम को रोकने की कोशिश सिर्फ मुस्लिम कट्टरपंथी ही नहीं कर रहे, बल्कि इस काम में ब्रिटेन के एक सांसद और मेयर भी शामिल है। आज हम आपको एक चिट्ठी दिखा रहे हैं जो ब्रिटेन के एक सांसद द्वारा 14 सितंबर को लिखी गई है। इस सांसद का नाम है सैम टेरी और इन्होंने 14 सितंबर को वहां के गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री और लंदन के मेयर सादिक खान को अपनी चिट्ठी में लिखा कि उन्हें साध्वी रितंबरा के सभी कार्यक्रमों को रोकने के लिए तमाम कोशिशें करनी चाहिए। असल में साध्वी रितंबरा बर्मिंघम की तरह इंग्लैंड के दूसरे शहरों में भी अपने कार्यक्रम करने वाली थी और इसके तहत 23 सितंबर को भी इसी जगह यानी इल्फोर्ड सिटी में उनका एक कार्यक्रम होना था। लेकिन इसे रोकने में ब्रिटेन के तमाम नेता जुट गए और इसके अलावा इस शहर के इस्लामिक सेंटर ने भी हिंदुओं के इस कार्यक्रम पर आपत्ति जताई और इस चिट्ठी में साध्वी रितंबरा को भड़काऊ भाषण देने वाली एक इस्लामोफोबिक बताया गया और मांग की गई कि उनका यह दौरा रद्द कर दिया जाए। और ये सांसद क्या कह रहे हैं,
ये कह रहे हैं, इट इज माई कॉन्स्टिट्यूएंट्स and my belief that her Islamophobic rhetoric has no place within our multicultural and diverse community of Ilford, and I'm deeply worried about the potential stoking of communal tensions should her visit be allowed to progress. और फिर वो सादिक खान मेयर जो हैं लंदन के, उनको लिखी चिट्ठी में कहते हैं कि इस कार्यक्रम को तुरंत रोका जाना चाहिए और साध्वी रितंबरा की जो एंट्री है यूके में उसे भी हमें बंद करना चाहिए। अब आपको इस हमले की पूरी कहानी बताते हैं। आरोप है कि इस मंदिर पर हमला करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया गया और इसके लिए अपना मुस्लिम्स नाम के कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए और इन व्हाट्सएप ग्रुप्स में यह जानकारी दी गई कि 20 सितंबर को बर्मिंघम के दुर्गा मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद रागी मुफीही नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि इमाम ग्रुप का चेयरमैन है, उसने ये ऐलान किया कि कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा क्योंकि मंदिर में कोई कार्यक्रम नहीं होने वाला है और पुलिस भी भ्रम में पड़ गई कि प्रोटेस्ट का ऐलान वापस ले लिया गया। यानी पहले तो ये कहा गया कि प्रोटेस्ट होगा और फिर ये गलतफहमी पैदा की गई कि प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर भीड़ इकट्ठी कर ली गई और फिर 200 से ज्यादा मुस्लिम कट्टरपंथियों ने एक साथ मंदिर पर हमले की कोशिश की और अगर पुलिस सतर्क ना होती उस दिन तो ये जो मंदिर है इस पर हमला हो ही जाता। बर्मिंघम के जिस इलाके में यह हमला हुआ वहां मुसलमानों की जनसंख्या 62.1% है, यानी आप समझ सकते हैं कि वो मेजॉरिटी में है। इसके अलावा बर्मिंघम की घटना को लेकर एक ऐसा ही वीडियो हमें सोशल मीडिया पर भी मिला जिसमें खुद को बर्मिंघम का निवासी बताने वाला एक कट्टरपंथी हिंदुत्व का विरोध करते हुए धमकी देता हुआ दिख रहा है। आज यहां एक बड़ा सवाल यह है कि अब तक पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में हिंदुओं पर हमले होते थे और हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जाता था, लेकिन अब यह सब ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में भी खुलेआम हो रहा है और आज वहां भी हिंदू सुरक्षित नहीं माने जाते। कल्पना कीजिए, आज अगर ब्रिटेन के बर्मिंघम में इस जगह पर किसी मंदिर की जगह किसी मस्जिद पर हमला हो जाता तो वहां धार्मिक नारे लगाए गए होते तो क्या होता? तब ऐसी स्थिति में दुनिया के 50 से ज्यादा इस्लामिक देश शायद अब तक एकजुट हो चुके होते और इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रमुखता से उठाया जाता और कहा जाता कि आज मुस्लिम सुरक्षित नहीं है और संभव है कि ऐसा करने वाले लोगों को सिर तन से जुदा करने की धमकी अब तक मिल चुकी होती। वर्ष 1974 में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 13.5% थी, अब वहां लगभग 8% हिंदू बचे हैं। पश्चिमी पाकिस्तान में, जो मौजूदा पाकिस्तान है, वहां 1947 में लगभग 12% हिंदू थे, लेकिन आज वहां सिर्फ 1% हिंदू बचे। यहां आज आपको यह भी समझना होगा कि ब्रिटेन में हिंदुओं पर अचानक से इतने हमले क्यों बढ़ रहे हैं। इसके पीछे असल में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है। इस समय इंग्लैंड के ज्यादातर क्षेत्रों में मुसलमानों की आबादी 10% से ज्यादा है और इनमें 10 लाख से ज्यादा मुसलमान अकेले ग्रेटर लंदन में रहते हैं और इन्हीं मुसलमानों का वोट लेने के लिए ब्रिटेन की राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देती हैं, यानी भारत से उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण का फॉर्मूला ले लिया। अभी ब्रिटेन के मुसलमान सबसे ज्यादा भरोसा लेबर पार्टी पर करते हैं और कुछ समय पहले तक जेरेमी कॉर्बिन नाम के ब्रिटेन के सांसद इस पार्टी के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे और उन्होंने ब्रिटेन के मुसलमानों के बीच खुद को लोकप्रिय बनाने के लिए एक बार नहीं हजारों बार वहां पर कश्मीर का मुद्दा उठाया है। आज आपको कुछ ट्वीट्स उनके दिखा रहे हैं जिनमें वो लिखते हैं कि कश्मीर के हालात बहुत खराब हैं और वहां रहने वाले मुसलमानों के मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र को कश्मीर की आवाज बनना चाहिए। यह ब्रिटेन का एक सांसद खुलेआम लिख रहा है। कुल मिलाकर जो बड़ी बात है, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कश्मीर मुद्दे का इस्तेमाल कैसे होता है, इसका सबसे ताजा उदाहरण टर्की के राष्ट्रपति का मौजूदा बयान है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में कश्मीर का मुद्दा उठाया और कहा कि यहां पर शांति स्थापित करने की जरूरत है। टर्की में यह वो समय है जब महंगाई कई दशकों के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर है। वहां अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, चरमरा गई है वहां की अर्थव्यवस्था और ऐसे में टर्की अपने देश की चिंता करने की बजाय संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच पर कश्मीर की चिंता कर रहा है। तो आपने यहां पर यह देखा कि हिंदू जो हैं वो सब जगह डिवाइडेड हैं, बटे हुए हैं
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है, अफगानिस्तान में होता है, पाकिस्तान में होता है, ब्रिटेन में होता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चुपचाप बैठे रहते हैं, धर्मनिरपेक्ष बने रहते हैं। लेकिन आपने ये देखा होगा, इस पूरी दुनिया में अगर किसी भी मुसलमान पर कहीं कोई उंगली उठाता है, अत्याचार होता है, तो दुनिया भर के इस्लामिक देश एक साथ एकजुट हो जाते हैं और फिर उसे एक मुहिम की तरह लेते हैं। और आपने देखा होगा कि टर्की के राष्ट्रपति भी संयुक्त राष्ट्र तक में जाकर आज कश्मीर का मुद्दा उठा रहे हैं, जबकि अपनी उनकी आर्थिक स्थिति इतनी बुरी है कि उन्हें उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए था। ये एक बहुत बड़ी सीख है। अब हम आपको उस खबर का विश्लेषण दिखाएंगे, अभी समय बहुत कम बचा है, जो आपको गर्व से भर देगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान की प्रशंसा की है जिसमें उन्होंने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यह कहा था कि मौजूदा युग युद्ध का नहीं है। और शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी विकसित देश के इतने बड़े नेता ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत के किसी प्रधानमंत्री का इस तरह से के किसी बयान को इस तरह से कोट किया है और उसकी प्रशंसा की है। आप भी सुनिए। Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said the time is not for war. It is not for revenge against the West or for opposing the West against the East. It is the time for a collective time for our sovereign equal states to cope together with challenges we face. This is why there's an urgent need to develop a new contract between the North and the South, a effective contract. अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जिनका नाम है जेक सलिवन, उन्होंने भी व्हाइट हाउस में दिए अपने एक बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन से जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही था। I think what Prime Minister Modi said, a statement of principle on behalf of what he believes is right and just, was very much welcomed by the United States and for the Indian leadership, which has long-standing relationships in Moscow from the very top all the way through the Russian government, to continue to reinforce that message that now is the time for war to end. प्रधानमंत्री मोदी की जिस बात की पश्चिमी देश प्रशंसा कर रहे हैं, वो बात उन्होंने हाल ही में एससीओ समिट के दौरान रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कही थी। और आज बड़ी बात यह है कि जो जितने भी पश्चिमी देश हैं, इन्हें प्रधानमंत्री मोदी की ये बात क्यों अच्छी लग रही है। वो इसलिए क्योंकि ये बयान उन्हें सूट करता है, इसलिए क्योंकि इस बयान का प्रयोग वो अपने राजनीतिक दुश्मन पुतिन के खिलाफ कर सकते हैं। इसलिए पश्चिमी देशों को प्रधानमंत्री का ये बयान अच्छा लग रहा है। वरना आपने देखा होगा, इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी आतंकवाद पर इतने बयान दे चुके हैं, पाकिस्तान पर इतने बयान दे चुके हैं और भी कई बड़े विषयों पर वो बयान दिए हैं, लेकिन उनका सबसे ज्यादा जो पसंद किया जाने वाला बयान है वो पुतिन को लेकर है, इस युद्ध को लेकर है। और अब आखिर में आज का इतिहास। आज अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने की थी और इस दिन को खास तौर पर दुनिया में शांति और अहिंसा स्थापित करने के लिए मनाया जाता है। आज के दौर में दुनिया पर हर वक्त एक बड़े युद्ध का खतरा मंडरा रहा है और ऐसे हालात में शांति दिवस का महत्व बढ़ जाता है। मलिकाए तरन्नुम के नाम से मशहूर विश्व प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1926 में हुआ था। 7 दशकों के अपने करियर में नूरजहां ने कई यादगार हिंदी और उर्दू गीत गाए हैं। और आज राजू श्रीवास्तव के निधन पर हमने आपको बताया कि कॉमेडी के पीछे भी ट्रेजेडी छुपी होती है। और आखिर में आपके लिए मशहूर हास्य अभिनेता चार्ली चैपलिन का एक कथन। उन्होंने कहा था, मेरा दर्द किसी के हंसने का कारण हो सकता है, लेकिन मेरी हंसी कभी भी किसी के दर्द का कारण नहीं होनी चाहिए।